हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस किम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक, जो टॉपिक होगा परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा, पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, एक छोटा सा टर्म है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इसी के साथ यानी कि हम एक छोटा सा रिलेशन भी देखेंगे इसका, किसके साथ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट है आपके लिए, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो यूनिट हम कर रहे हैं उसमें एक टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। टॉपिक कौन सा है? कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर? तो कंसंट्रेशन का डायरेक्ट इशारा जो होता है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट की तरफ होता है, यानी कि हमने सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, दोनों को ऐड किया, एक सॉल्यूशन बना। तो कंसंट्रेशन में हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट। लेकिन इसमें नया क्या होता है कि हम नॉर्मली डेली लाइफ में क्या करते हैं, हमने ग्राम ले लिया, किलोग्राम ले लिया, ml ले लिया, लीटर ले लिया, और अभी हमने एक चीज और पढ़ी है, मोल, जिसमें हम अमाउंट को ले सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। हमारे पास टोटल है वो 8 कंसंट्रेशन टर्म्स है। कौन कौन सी? एक सबसे पहले आता है परसेंटेज, उसके बाद आता है स्ट्रेंथ, फिर हम पढ़ते हैं मोलैरिटी, फिर हम पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, उसके बाद आता है मोलैलिटी, फिर आता है मास फ्रैक्शन, फिर आता है मोल फ्रैक्शन, और लास्ट आता है पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm। ये टोटल 8 टर्म्स हैं। अब यही सेम कंसंट्रेशन टर्म जब 12th क्लास की अगर बात करें तो वहां पे फर्स्ट यूनिट होता है सॉल्यूशन, तो वहां पर ये टॉपिक सेम है। हालांकि प्लस 1 में छोटा थोड़ा कम लेवल पर है, प्लस 2 में पूरा डिटेल में है, लेकिन कुल मिला के कि अगर आपने प्लस 1 में किया आपको प्लस 2 में भी करना है, टॉपिक सेम है। फर्क है कि वहां पे पूरा डिटेल में होता है 12th में। अब ये टॉपिक है हम इस वीडियो में स्किप कर रहे हैं, रीजन ये है कि सेम टॉपिक है, वहां पर ये हो चुके हैं, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है इन सभी वीडियोस के, यानी कि जो कंसंट्रेशन टर्म है इनके आपको 4 to 5 लेक्चर मिलेंगे। क्लियर? पूरा डिटेल में है, अभी कर लो, 12th में कर लो, एक ही है। तो उन सभी वीडियोस के लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, या तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज जैसे आप चैनल पूरा ओपन कर रहे हैं वहां पे प्लेलिस्ट होगा, वहां पे जब आप जाएंगे तो 12th का फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन। यूनिट कौन सा है? सॉल्यूशन फर्स्ट यूनिट है, वहां पर ये हो चुका है, यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको स्टार्टिंग के 4 to 5 लेक्चर देखने हैं, जिसमें हर एक के ऊपर मेंशन होगा कि परसेंटेज का है, मोलैरिटी का, नॉर्मेलिटी का थंबनेल लगा हुआ है, आपको आसानी से नजर आएगा। तो वहां से आप ये पहले कवर कर लीजिए। क्लियर? बचे हुए इस यूनिट के टॉपिक हम कर रहे हैं क्योंकि सेम है, बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? वहां पे पूरा डिटेल में ही है, कोई कमी नहीं है, तो ये नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो इसलिए मैं इस यूनिट के साथ इस प्लेलिस्ट में मैं उसको नहीं डाल रहा। ठीक है? सेम वीडियोस है, लिंक दे रहा हूँ, या वहां पर प्लेलिस्ट जाके आप ओपन करके कर लीजिए। ठीक है? अभी आपने कर लिए, 12th में आपको बस रिवाइज ही करना है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, लिंक मैं दे रहा हूँ, या प्लेलिस्ट जाके ओपन कर लेना। ओके, अब हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। अब परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, अभी कंपाउंड बनता है जी एटम से। किससे बनता है? एटम से बन रहा है। कंपाउंड कह लो या मॉलिक्यूल कह लो, ये किससे बन रहा है? एटम से मिलके बन रहा है। क्लियर? अब कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स वो ग्रेटर देन 1 होंगे, मोर देन 1 एटम्स वो मिलेंगे तब जाकर एक कंपाउंड बनेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि
MgSO4 है। अब इसमें देखा जाए तो मैग्नीशियम के एटम्स 1 है, सल्फर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है। टोटल देखा जाए तो 6 एटम्स हो गए। 6 एटम्स मिलकर मैग्नीशियम सल्फेट बना रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या करना होता है कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट है, ये अपने आप में अगर एक 100% कंपाउंड हमने अगर इसको माना है, तो इस 100% कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम का कितना परसेंटेज है, सल्फर का कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, अलग अलग परसेंटेज, जिसके हमारा रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप +1 में आपके पास 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में, बायो में से 1 है, हिंदी इंग्लिश है, 5 सब्जेक्ट का ओवरऑल 500 में से रिजल्ट आ रहा है। तो जब आप वो परसेंटेज में निकालते हो तो परसेंटेज यानी कि मल्टीप्लाई आप 100 कर रहे हो, आप 100 के अकॉर्डिंग निकालते हो, तो एक सब्जेक्ट का उस 100% में से कितना है। क्लियर? वैसे ही करते हैं। यानी कि अगर हमें इसको डिफाइन करना पड़े तो ये नॉर्मल अगर डेफिनेशन में लिखूं तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है अमाउंट ऑफ atoms in percentage which is present in whole compound। whole compound मतलब 100% में से उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, 100 में से उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को भी अलग अलग वर्ड्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ एटम्स बाय मास in the 100 part by mass of the compound। दो अलग अलग डेफिनेशन है, मीनिंग सेम है। ठीक है, बस वर्ड्स आगे पीछे। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा है कि अमाउंट ऑफ एटम्स इन परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, which is present in the whole compound, यानी कि 100% में से उस एटम का कितना परसेंटेज है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कि अमाउंट ऑफ एटम्स बाय मास, क्योंकि जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, जो हम ये परसेंटेज कंपोजिशन में जो हम परसेंटेज लेंगे वो हम वहां पर हम चीजों का यूज कर रहे हैं, वो मास है, यानी कि एटॉमिक मास से हम निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? एटॉमिक मास से। इसलिए क्या है, बाय मास। इन द 100 पार्ट बाय मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का भी हमने मास ले रखा है, उसके 100 पार्ट में से उस एटम का कितना परसेंटेज है वो भी मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों में जो डेफिनेशन में आप सेटिस्फाई है वो आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा वर्ड्स में टिपिकल है, ये थोड़ा इजी है। क्लियर? लेकिन हम मेन है कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है MgSO4, हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। हम इसी को ही कर लेते हैं ताकि आपको यही समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ से निकालना शुरू करूँ, फर्स्ट पार्ट अगर मैं सोल्व करूँ इसका कि परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम अगर मैं निकाल रहा हूँ, चलिए अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा। यहाँ से अगर हम एक बेसिक फॉर्मूला उठाएं सभी के लिए अप्लाई होगा, वो क्या होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट या एटम डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड और परसेंटेज इसलिए मल्टीप्लाई में 100। ये एक फॉर्मूला बन गया परसेंटेज कंपोजिशन का। फॉर्मूला ये हो गया जी, मास ऑफ एटम या एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई 100। अब मैग्नीशियम के लिए निकाल रहे हैं तो जरा देखो कि मैग्नीशियम का जो मास है वो कितना होता है, 24। और अगर मैं MgSO4 कैलकुलेट करूं यहाँ से अगर मैं निकालूं तो मैग्नीशियम हो गया 24, सल्फर हो गया 32 और ऑक्सीजन 4 है मल्टीप्लाई 16। क्लियर? तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 64। तो 64 ये हो गया, तो 4 to 6 10 और 6 9 11 और 12 120 आ गया।
तो MgSO4 हो गया 120। अब निकालो इसका परसेंटेज, कैसे निकला? तो 24 डिवाइड बाय 120, परसेंटेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई 100, तो 0 से 0 गया। ये काम कितने पे गया? यहाँ से ये 2 पे गया, तो ये आ गया 20%। तो मैग्नीशियम हो गया 20%। अब बारी है सल्फर का, निकालो। तो सल्फर कितना होता है? 32। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना आया? 32 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो जरा। सॉल्व करेंगे तो 0 से ये 0 गया, यहाँ से 2 पे गया, ये 16 हो गया, यहाँ पे ये 6 हो गया। आगे कितने पे जाएगा? ये जाएगा 2 पे। ठीक है, 2 पे जाने पे आप यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर 6 पे जाएगा 26, फिर 4 बचा 26.6। ठीक है, 6 यही आता रहेगा, यानी कि हम एक डिजिट बढ़ा के लिख सकते हैं 26.67%। क्लियर? उसके बाद हम थर्ड निकालते हैं। थर्ड में क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितना है? अब ओवरऑल देखो 64 है, क्योंकि 4 है ऑक्सीजन। तो 64 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 गया। ये फिर आप इसको ले जाओ, यही 6 आया, ये कितना आया? 32 आया। ठीक है, उसके बाद ये 3 आया, ये कितना आया? 16 आया। अब यहाँ से सोल्व करना शुरू करो। सबसे पहले कितना गया? 5 पे, फिर 2 बचा, फिर 3 आ गया, तो 53 पॉइंट, फिर ये 3 चलेगा, तो 53.33%। ओके, अब ध्यान से देखो जरा इस चीज को कि ऑक्सीजन के 4 एटम थे, ऑक्सीजन का मास सबसे ज्यादा था, तो उसकी परसेंटेज भी ज्यादा है। सेकंड नंबर पे मास किसका ज्यादा था? सल्फर का 32, तो उसकी परसेंटेज भी सेकंड नंबर पर 26। सबसे कम मास कितना? तो मैग्नीशियम का था 24, तो उसकी परसेंटेज भी सबसे कम है 20। इन तीनों परसेंटेज को जब ऐड किया जाए, ये 20% आया मैग्नीशियम, सल्फर 26.67 आया, और लास्ट ऑक्सीजन 53 आया। ये तीनों ऐड होने के बाद कितना बनेगा? 100% बनेगा। ओके, तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एटम उस पूरे मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में जिसको हम 100% मान के चल रहे हैं, उसमें कितनी परसेंट उसका प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हमने फर्स्ट डेफिनेशन किया था, अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन द परसेंटेज विच इज प्रेजेंट इन द होल कंपाउंड। और पूरा कंपाउंड क्या ले रहे हैं? हम 100% ले रहे हैं। ध्यान रहे, पूरा कंपाउंड हम क्या लेके चल रहे हैं? 100% लेके चल रहे हैं। वो होता है परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, कोई मुश्किल नहीं, छोटा सा टर्म था, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला की। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे हम सिर्फ इनका बेसिक करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला, अब ये होता क्या? ठीक है, देखो, जैसे दो चीजें हम पढ़ते हैं, केमिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक चीज कॉमन ये होती है कि दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि उस कंपाउंड को बनाने के लिए किस किस एलिमेंट के कितने एटम्स यूज हुए हैं। क्लियर? किस एलिमेंट के कितने एटम्स यूज हुए हैं वो हमें दोनों से ही पता चल जाता है, केमिकल फॉर्मूला से भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी। लेकिन केमिकल फॉर्मूला में एक डिफरेंट चीज क्या होती है, उसमें हमें ये पता चलता है कि कौन से एटम का बॉन्ड किस एटम के साथ बना है, वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग होता है। उसके लिखने का तरीका बिल्कुल एब्सोल्यूट होता है, जैसा वो कंपाउंड है, जैसा उसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, उसी के अकॉर्डिंग केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। क्लियर? जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखा CH3 CH2 CH3, बेसिक सा फॉर्मूला आपने किया। किसका फॉर्मूला है? देखा जाए तो ये क्या है? CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3 ये प्रोपेन है। क्या है ये? प्रोपेन है। तो इसमें पता चल रहा है कि कार्बन का बॉन्ड कार्बन से भी नेक्स्ट कार्बन से, हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है वो कार्बन से है,
इन दो हाइड्रोजन के बॉन्ड कार्बन से, इन तीन हाइड्रोजन की इस कार्बन से। तो ये क्या है, ये है जी केमिकल फॉर्मूला। अब इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, मैं इसको कॉम्पैक्ट करके लिख सकता हूं C3 और मैं क्या लिख सकता हूं H8, C3H8 लिख दिया मैंने कंबाइन कर दिया, तीनों कार्बन एक जगह लिख दिए, वो सारे हाइड्रोजन एक जगह लिख दिए। तो दो चीजें कॉमन क्या है कि पता चल रहा है 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 3 2 3 8 हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कार्बन का बॉन्ड किस कार्बन से है, यानी कि हमें सीरीज नहीं मिल रही, कितने हाइड्रोजन कहाँ है हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, अब ये तो हो गए दो केमिकल और मॉलिक्यूलर। अब आता है इंपीरिकल। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला है कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को और शॉर्ट कर दिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम सिंपल कर देते हैं तब आता है इंपीरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो नंबर है 3, यानी कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के 8 है, इन नंबर्स को बोला जाता है ट्रू नंबर। क्या बोला जाता है, ट्रू नंबर बोला जाता है। ट्रू नंबर मतलब कार्बन यानी एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स क्या कहला रहा है, ट्रू नंबर कहला रहा है। अब इंपीरिकल फॉर्मूला की ये सारी चीजें बताना जरूरी था। इंपीरिकल फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, इट इज द simplest form of molecular formula in which atoms are present in a whole number ratio than the true numbers। ये देखो सिंपल फॉर्म होती है जिसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे होल नंबर रेशियो में, लेकिन देन द ट्रू नंबर यानी कि अपने ट्रू नंबर्स में नहीं होंगे, उससे एक सिंपल नंबर होगा। ठीक है, एक बार लिख लो, समझ में आ रहा आएगा। और अगर मुझे डिफाइन करना पड़े मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या डिफाइन करना पड़े, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मुझे डिफाइन करना पड़े तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, इससे रिलेटेड डेफिनेशन अलग तरीके से लिखे जा सकती है। ये क्या हो जाएगा, इट इज द ट्रू फॉर्मूला इन विच ऑल एटम्स प्रेजेंट इन their true numbers, in their true numbers। ट्रू नंबर्स मतलब एग्जैक्ट कि कौन सा एटम कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। कार्बन 3 है, H हाइड्रोजन 8 है, ये ट्रू नंबर्स है। यानी कि जो हमें डेफिनेशन और पढ़ते हैं एटॉमिसिटी, क्या पढ़ते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी भी तो ये कहता है ना कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड या मॉलिक्यूल, यानी ट्रू नंबर्स क्या होते हैं, एटॉमिसिटी होते हैं, एक रियल नंबर होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा, हम कैसे करेंगे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जरा देखिए। जैसे कि मैंने कोई कंपाउंड लिया, जैसे मैंने लिखा बेंजीन, क्या लिखा मैंने, बेंजीन लिखा। अब बेंजीन होता है C6H6। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिखा C6H6। अब मुझे लिखना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये जो ट्रू नंबर्स है 6 6, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा और अंदर C और H बचेगा। अब यहाँ से जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, CH होगा। यानी कि C6H6 में से जो कॉमन था उसको हमने हटा दिया और हमारे पास बचा CH। कॉमन होना चाहिए दोनों में, वो नंबर कॉमन आना चाहिए, जैसा मैथमेटिक्स में करते हैं सेम वही। क्लियर, तो CH बचा, यानी कि एक रिलेशन बन जाएगा। क्या रिलेशन, ये बनेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये लो जी, आप सही से लिख लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H6, जिसमें से 6 बाहर आ गया और अंदर बचा CH, तो n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 6। क्लियर,
ओके, तो यहाँ पे अब देखो CH है, यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कार्बन 6 था, हाइड्रोजन 6 था, लेकिन वो 6 हमने कॉमन लिया, हटाया उसको, तो ट्रियो नंबर 6 था, लेकिन अब नंबर बचा गया 1 1, ये ट्रियो नंबर नहीं है, इसीलिए इसमें लिखा गया इन होल नंबर रेशियो देन द ट्रियो नंबर के अलावा लिखा जाएगा, वो रियल नहीं होगा। एक एग्जांपल हो, जैसे कि मैंने लिखा ग्लूकोज C6H12O6, अब यहाँ पे ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहां से मैंने 6 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा CH2O, तो n का वैल्यू यहां भी क्या आया 6, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना CH2O, क्लियर, यानी कि फॉर्मूला सिंपल हो रहा है, जो नंबर्स हमें पहले दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, n हमने सेपरेट कर दिया, एक मल्टीप्लाई फैक्टर हमने अलग निकाल दिया, क्लियर। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन छोटा सा टर्म था, एम्पिरिकल फॉर्मूला का हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बेसिक एग्जांपल थे, सिंपल से एग्जांपल थे, ठीक है। एक कंप्लीट क्वेश्चन हमें दे दिया जाए जिसमें अमाउंट ऑफ जो एटम्स के अमाउंट दे रखे हैं परसेंटेज में या ग्राम में, वहां से मिलकर फॉर्मूला कैसे निकालें, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।